Good morning, students. Welcome to Be Positive Classes, a destination for best education. यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, हम तैयार कर रहे हैं। आप और हमारी टीम मिलकर इस प्लेटफॉर्म को और भी बेहतर बना सकते हैं। हमारा जो पिछला टॉपिक था वो उर्वरक था, और उर्वरक के अंदर हम नाइट्रोजन जनित जो उर्वरक थे उनके बारे में हम पढ़ रहे थे कि जो अमोनिकल उर्वरक थे, जो नाइट्रेटिक उर्वरक थे, एमाइड जनित उर्वरक थे, तो जिनमें एमाइड समूह पाया जाएगा वो एमाइडिक उर्वरक कहलाएंगे। जिनमें नाइट्रेट समूह पाया जाएगा NO3 वो क्या कहलाएगा यहाँ पर नाइट्रेटिक उर्वरक कहलाएंगे। और यहाँ पर जिनमें अमोनिया के रूप में NH4+ के रूप में जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित होगी वो क्या कहलाएंगे, अमोनिकल उर्वरक कहलाएंगे। ठीक है। इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो फास्फेटिक उर्वरक रहेगा। फास्फेटिक उर्वरक के अंदर हम देखेंगे कि कुछ उर्वरक होते हैं फास्फेटिक उर्वरक जिनमें जैसे जल में घुलनशील होते हैं। किस में घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील। किस में घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील। अब आपने देखा होगा जैसे DAP होता है, तो DAP क्या है आपका? सिंगल सुपर फास्फेट होता है। DSP होता है। यहाँ पर देखें जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जल में घुलनशील उर्वरक DAP सबसे पहले DAP की बात करते हैं तो यहाँ पर डाई अमोनियम फास्फेट, यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा होगी। यहाँ पर जो DAP में नाइट्रोजन की मात्रा होगी वो होगी 18%। 18% नाइट्रोजन होगा यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर जो देखा जाए तो यहाँ पर फास्फोरस की 46% मात्रा पाई जाएगी इसके अंदर। इसी प्रकार से SSP सिंगल सुपर फास्फेट है। इसमें फास्फोरस की जो मात्रा रहेगी वो आपकी रहेगी 16%। कितनी प्रतिशत रहेगी? 16% रहेगी। इसके बाद में यदि हम बात करें कि इसके अंदर और क्या क्या पाया जाता है तो सल्फर पाया जाता है, 12% सल्फर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पाया जाता है कैल्शियम पाया जाता है। 18.6% कैल्शियम पाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर यदि मैं बात करूँ इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है, और मैग्नीशियम पाया जाता है 0.5% मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम अवेलेबल होता है यहाँ पर। क्लियर है। फिर हम बात करें DSP सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, और एक होता है ट्रिपल सुपर फास्फेट। तो यहाँ पे फास्फोरस की मात्रा होगी 32%, और यहाँ पर फास्फोरस की जो मात्रा होगी वो रहेगी 48%। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो SSP है इसमें 16, फास्फोरस की मात्रा कितनी? 16%। DSP है डबल सुपर फास्फेट है, इसको मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर। सिंगल सुपर फास्फेट तो मैं कितनी बार लिख चुका हूँ, सिंगल सुपर फास्फेट। इसके बाद में डबल सुपर फास्फेट, डबल लगा दो इसके आगे, सुपर फास्फेट ऐसे कैसे आ जाएगा? सुपर फास्फेट। और ट्रिपल सुपर फास्फेट, ट्रिपल या ट्राई सुपर फास्फेट। क्लियर है। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी सुविधाएं मिल रही है। हर एक चीज़ को बताया जा रहा है यहाँ पर, किसमें कितने प्रतिशत क्या पाई जाती है, क्यों इसका उपयोग किया जाता है, कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम बात करें अमोनिकल उर्वरक, जो जलमग्न क्षेत्र होंगे वहाँ पर अमोनिकल उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अमोनिया निस्सालन कम हो पाता है। ठीक है, तो ये मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। इसके साथ साथ DSP हो गया। देखो यहाँ पर 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48। तो यहाँ पर 16 का जो टेबल है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो इसको याद करने का जो ट्रिक रहेगी यहाँ पर, SSP, DSP और TSP तीनों के अंदर 16 एक का याद कर लो, 16 का फिर पाड़ा बोल लो, 16 दूना 32, 16 तिया 48। ट्रिपल है, ट्राई है, तो ट्राई सुपर फास्फेट हो गया, तो यहाँ पर 3 गुना हो जाएगी इसकी फास्फोरस की मात्रा। फास्फोरस की मात्रा ध्यान रखना कितनी होगी? 16, 32 और कितनी? 48%। ठीक है। इसके बाद में मोनो अमोनियम फास्फेट आता है। मोनो अमोनियम
फास्फेट। यहाँ पर मोनो अमोनियम फास्फेट है, इसके अंदर यदि हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो नाइट्रोजन कैसे, यहाँ पर अमोनिया पाया जा रहा है तो नाइट्रोजन पाई जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा होगी वो 11% होगी, और यहाँ पर फास्फोरस की जो मात्रा होगी 48% होगी। तो ये किस प्रकार का उर्वरक हो गया, ये कमेंट करके बताइएगा आप, ठीक है। यहाँ पर आप कमेंट करके बताओ कि ये द्वितीयक उर्वरक है, एकल उर्वरक है, या तृतीयक उर्वरक है, किस प्रकार का उर्वरक है, इसके बारे में आप बता सकते हो। देखो यहाँ पर जल में घुलनशील में डीएपी हो गया, एसएसपी हो गया, डीएसपी हो गया, टीएसपी हो गया, और मोनो अमोनियम फास्फेट हो गया, ठीक है। यहाँ तक ये आपके कौन से जल में घुलनशील उर्वरक हो गए, सारे के सारे कौन से उर्वरक हो गए, जल में घुलनशील उर्वरक हो गए। अब हम आगे बात करते हैं, जो दूसरा टॉपिक रहेगा, जल में घुलनशील हो गया कंप्लीट। इसके बाद में इसका दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेकंड टॉपिक है इसका साइट्रिक अम्ल में घुलनशील उर्वरक। अब यहाँ पर साइट्रिक अम्ल में घुलनशील उर्वरक, अब साइट्रिक अम्ल में घुलने वाले उर्वरक कौन कौन से हैं, यहाँ पर मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कि ऐसे उर्वरक जो साइट्रिक अम्ल में घुलते हैं, घुलनशील उर्वरक होते हैं, वो कौन से उर्वरक होते हैं, फास्फेटिक उर्वरक होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एग्जांपल की बात करूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले हो जाएगा DCP। तो यहाँ पर डाई, डी का क्या हो जाएगा, डाई कैल्शियमी या कैल्शियम फास्फेट। पी का फास्फेट हो ही जाएगा यहाँ पर, देखो डी का डाई हो गया, सी का कैल्शियम हो गया, और पी का फास्फेट हो गया। तो यहाँ पर डाई कैल्शियम फास्फेट। तो डीएपी और डीसीपी और डीएसपी तीनों अलग अलग है। देखो यहाँ पे डीएपी अलग है आपका, इसके अलावा यदि मैं बात करूँ कि एसएसपी अलग है, डीएसपी अलग है, और डीसीपी अलग है, ठीक है। तो 3 प्रकार के उर्वरक हो गए यहाँ पर। एक तो हो गया डीएपी और डीएसपी और डीसीपी, तीनों अलग अलग है। तो तीनों की यहाँ पर डाई अमोनियम फास्फेट हो जाएगा, इसका हो जाएगा डबल सुपर फास्फेट हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा डाई कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर यदि इसके अंदर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस पाया जाता है, जो फास्फोरस होता है वो 35 से 40% के बीच में पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 35 से 40% के बीच में पाया जाता है। क्लियर है। अब आगे मैं बात करता हूँ इसके अंदर बेसिक स्लेग, इसका जो एग्जाम्पल होगा बेसिक स्लेग, ये उर्वरक का नाम है यहाँ पर। और इसके अंदर फास्फोरस जो पाया जाता है वो 14 से 18% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 14 से 18% पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो अगला जो उर्वरक रहेगा, इसका एग्जाम्पल रहेगा वो है आपका रेहमनिया फास्फेट। रेहमनिया फास्फेट है। इसमें फास्फोरस की जो मात्रा रहेगी वो 23 से 26% रहेगी। कितनी रहेगी, 23 से 26% फास्फोरस की मात्रा रहेगी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर हमने पढ़ा सबसे पहले जल में घुलनशील उर्वरक। कौन से उर्वरक है, जल में घुलनशील उर्वरक। जल में घुलनशील उर्वरक कौन कौन से हो गए, यहाँ पर डीएपी, एसएसपी, डीएसपी, टीएसपी, और यहाँ पर मोनो अमोनियम फास्फेट। ये जो टोटल है 1 2 3 4 5 जो उर्वरक हैं, ये किस में घुलनशील है, ये सब के सब जल में घुलनशील है। किस में घुलनशील है, जल में घुलनशील। सबके अंदर हमने देखा कि इसके अंदर फास्फोरस की कितनी मात्रा पाई जाती है, इसके अंदर फास्फोरस की कितनी मात्रा, इसमें कितनी मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो पुटअप होगा आपका या तो आपका डीएपी में हो सकता है, या एसएसपी में हो सकता है, या किस में हो सकता है, डीएसपी, और या आपका टीएसपी में हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा, या फिर होगा यहाँ पर आपका डीसीपी में से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं हम। तो बेसिक स्लेग हो गया, बेसिक स्लेग के बाद में रेहमनिया फास्फेट हो गया, ठीक है। रेहमनिया फास्फेट हो गया, और इसके बाद में ये क्या हो गया, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील उर्वरक हो गए। कौन से उर्वरक हो गए,
साइट्रिक अम्ल में घुलनशील उर्वरक। 5 उर्वरक किस में हो गए, आपके जल में घुलनशील हो गए, और साइट्रिक अम्ल में घुलनशील के उर्वरक कितने हो गए, 3 उर्वरक हो गए। ये टोटल कितने उर्वरक हो गए, 3। 5 और 3 8 उर्वरकों के नाम हमने पढ़ लिए हैं यहाँ पर। और इसके अलावा हमने जो नाइट्रोजन जनित उर्वरक थे उनके बारे में तो हमने स्टडी कर ही ली थी पिछली क्लास के अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर कि जो ऐसे उर्वरक है जो जल में भी घुल सकते हैं और जो आपके किस में, साइट्रिक अम्ल में भी घुल सकते हैं, दोनों में घुल सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग कैसे पता करोगे कि इसके अंदर जल में घुलनशील उर्वरक और साइट्रिक अम्ल में घुल, तो दोनों में घुलनशील उर्वरक होते हैं, ऐसे उर्वरक भी पाए जाते हैं। तो जो तीसरा प्रकार हो जाएगा जल व साइट्रिक अम्ल में घुलनशील उर्वरक, देखो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये नोट्स भी आपको ऐसे कैसे अवेलेबल हो जाए, तो जैसा आप समझ रहे हो वैसे वैसे नोट्स से आप बना लेते हो तो आपको बेटर रहेगा। वैसे नोट्स यदि स्वयं के होते हैं तो वहीं पर आप अच्छी स्टडी कर पाते हो, अच्छा पढ़ पाते हो और अच्छी सीखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्वयं को ही नोट्स बनाने हैं। क्लियर है, आपने जो भी लिखा है, जो भी समझा है, उसे आप बार बार पढ़ो। और मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये यहाँ पर आपको सीखना है। तो यहाँ पर देखो, आपको जो भी आपकी, चाहे से आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, देखो यहाँ पर यदि आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो या 20 घंटे पढ़ रहे हो, कितना भी पढ़ रहे हो आप, चाहे से आपकी मर्जी है, 6 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो या 1 घंटा पढ़ो, तो आपने जितना पढ़ा है, यदि आपने उतना पढ़ा है उतना ही आप यदि उस पढ़ने के बाद में उसे राइट कर देते हो, लिख देते हो, राइटिंग कर देते हो, तो उसे लिखने पर ही आपको ये लगेगा कि आप वही स्टडी आपकी बेस्ट रहेगी और वो स्टडी काम की रहेगी। यदि आपने पढ़ा है, 20 पेज पढ़ लिया और उसमें से एक भी पेज नहीं लिख पा रहे हो आप बिना देखे, तो आपका पढ़ा लिखा बेकार है। और यदि आपने पढ़ा है, चाहे से एक पेज पढ़ा है और एक पेज को पूरा का पूरा आपने नोट डाउन कर दिया, तो आपने बहुत ही बेस्ट पढ़ा है, ठीक है। तो जितना भी आप पढ़ो उसको सारे को क्या करो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। और नोट्स बनाओ अच्छे से और उसे तुरंत ही रफ कॉपी में उसे लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जल और साइट्रिक अम्ल में घुलनशील जो उर्वरक है उनमें यदि मैं बात करूँ सबसे पहले, तो दोनों में घुलनशील रॉक फॉस्फेट होगा। सबसे जो प्रमुख एग्जाम्पल है रॉक फॉस्फेट है। इसके अंदर हम बात करते हैं कि फास्फोरस की कितनी मात्रा, तो 20 से 30% रॉक फॉस्फेट में क्या पाई जाती है, यहाँ पर फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। यदि मैं इस उर्वरक के बारे में बताना चाहूँ तो यहाँ पर रॉक फॉस्फेट जो है उसके अंदर नोट लगाकर आप लिखोगे, क्या लगाकर लिखोगे, नोट लगाकर लिखोगे कि यह अम्लीय मृदाओं के सुधार में काम में आता है। किसमें, अम्लीय मृदाओं के सुधार में काम में आता है, के सुधार में काम आता है। क्लियर है। यहाँ पर यदि हम रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करेंगे तो वो कहाँ पर करेंगे, जो अम्लीय मृदाएं होंगी वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। फिर इसके बाद में बात करूँ कि दोनों में घुलनशील जो उर्वरक है उसमें उर्वरक में आ जाएगा हड्डियों का चूरा। हड्डियों के चूरे में क्या पाया जाता है, यहाँ पर फास्फोरस पाया जाता है। और फास्फोरस कितनी प्रतिशत है, 20 से 25% हड्डियों के चूरे में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। क्लियर है। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी पढ़ाया मैंने, वो जो भी समझाया वो पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। और इसके बाद में हम चर्चा करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर देखो, हमने फास्फेटिक जो उर्वरक थे उनके बारे में हमने पढ़ा कि देखो, जल में घुलनशील उर्वरक 5 प्रकार के हैं, DAP, SSP, DSP और TSP और मोनो अमोनियम फास्फेट। इसके बाद में आपका आ जाता है साइट्रिक अम्ल में घुलनशील उर्वरक DCP, डाई कैल्शियम फास्फेट। इसमें फास्फोरस 35 से 40, बेसिक सेलेक्ट फास्फोरस की 14 से 18, रेमनिया फास्फेट फास्फोरस की 23 से 26%। और जल व साइट्रिक अम्ल में घुलनशील उर्वरक कौन कौन से हो जाएंगे, हड्डी को चूरा हो जाएगा और रॉक फॉस्फेट। 2 उर्वरक इसके, 3 इसके और 5 इसके। कंप्लीट। क्लियर है।
तो अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना इस प्रकार से। अब हमने दो चीज़ें पढ़ ली है, एक जो नाइट्रोजन जनित उर्वरक थे उनके बारे में पढ़ लिया, एक फास्फोरस। तो तीसरा कौन सा बच गया? पोटासिक उर्वरक। कौन से उर्वरक बच गए? पोटासिक उर्वरक। जो तीसरा टॉपिक रहेगा अपना पोटासिक उर्वरक। पोटासिक उर्वरक हम बात करते हैं। पोटासिक उर्वरकों में बात करते हैं तो पोटासिक उर्वरकों में ऐसा कोई वर्गीकरण क्लासिफिकेशन नहीं है यहाँ पर जो आपके लिए ऐसे अलग अलग हो कि जल में घुलनशील हो। जैसे नाइट्रोजन में हमने पढ़ा था अमोनिकल एमाइड और नाइट्रेटिक उर्वरक। तो पोटासिक उर्वरक में किसी प्रकार का कोई क्लासिफिकेशन नहीं, इसमें डायरेक्ट एग्जाम्पल दे रखा है। तो एग्जाम्पल आपका रहेगा MOP रहेगा, म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास इसको KCl कहते हैं। KCl पाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पर पाया जाता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं आगे जो रहेगा सल्फेट ऑफ पोटास रहेगा आपका। सल्फेट ऑफ पोटास, ठीक है। सल्फेट ऑफ पोटास रहेगा। सल्फेट ऑफ पोटास, इसके अंदर हम पोटास की बात करें तो पोटास कितना 48%। और इसका आप MOP को पता होगा आपको, कमेंट करके बताइए कि पोटास की मात्रा कितनी प्रतिशत। चलो मैं ये बता देता हूँ, 60% इसमें पोटास की मात्रा पाई जाती है। कितनी प्रतिशत पोटास की मात्रा पाई जाती है? 60% इसके अंदर पोटास की मात्रा पाई जाती है। अब इसके बाद में जो अगला एग्जाम्पल है, देखो MOP हो गया, म्यूरेट ऑफ पोटास हो गया, सल्फेट ऑफ पोटास हो गया। इसके बाद में आपका नाइट्रेट ऑफ पोटास हो जाएगा। नाइट्रेट ऑफ पोटास है यहाँ पर। पोटास की मात्रा रहेगी इसके अंदर यहाँ पर 44%। और यहाँ पर नाइट्रेट आ रहा है तो नाइट्रेट की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा भी यहाँ पर देख लेते हैं तो 13% इसमें नाइट्रोजन की मात्रा रहेगी। क्लियर है? यहाँ पर हमने पोटासिक उर्वरक पढ़े। पोटासिक उर्वरक में 3 प्रकार के उर्वरक, एक है MOP है, म्यूरेट ऑफ पोटास है, सल्फेट ऑफ पोटास और नाइट्रेट ऑफ पोटास है। 3 उर्वरक हैं इसके अंदर कम्प्लीटली, ठीक है। ये आपके जो कंप्लीट हुआ किस प्रकार के नाइट्रोजन जनित पोषक तत्व की उपस्थिति के आधार पर उर्वरकों का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसके बाद में हम बात करते हैं जो द्वितीयक उर्वरक हैं उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि तृतीयक उर्वरक तो होता नहीं है और एकल उर्वरक की एग्जाम्पल हमने पहले देख ही लिए थे। द्वितीयक उर्वरक की एग्जाम्पल देख लेते हैं और उनकी जो उनमें पाई जाती है पोषक तत्व की मात्रा वो भी देख लेते हैं। द्वितीयक उर्वरक, ठीक है। द्वितीयक उर्वरक की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम सबसे पहले जिप्सम को लाते हैं। जिप्सम जो किस में काम में आती है? जिप्सम काम में आती है आपकी जो आपका अभी रॉक फॉस्फेट पढ़ा था हमने। यहाँ पर जिप्सम की जो पाया जाता है, जिप्सम में क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कैल्शियम यहाँ पर पाया जाता है, 29.2% कैल्शियम पाया जाता है। और सल्फर की मात्रा पाई जाती है यहाँ पर 18.6% सल्फर की मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर 2 तत्व पाए जाते हैं इसमें जिप्सम में, कैल्शियम और सल्फर की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद में रॉक फॉस्फेट मैंने अभी बताया था आपको। और इसके बाद में कॉपर सल्फेट आ जाएगा आपका। कॉपर सल्फेट होगा, इसके अंदर होगा सल्फर की मात्रा होगी 11.4%। या फिर इनको कह सकते हो आप कि उर्वरक कह सकते हो। सल्फर की मात्रा हो जाएगी यहाँ पर कितनी प्रतिशत? सल्फर की मात्रा हो जाएगी यहाँ पर 11.4% और कॉपर की मात्रा हो जाएगी 21% यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिया होगा, उतार लो, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में फेरस सल्फेट हो जाएगा, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व सहित फेरस सल्फेट है। तो फेरस सल्फेट में क्या क्या पाया जाता है? Fe पाया जाएगा 32.8% लोहा जिसे आप लोग कहते हो। और सल्फर की मात्रा पाई जाएगी यहाँ पर 18.8% पाई जाएगी। फिर इसके बाद में फेरस सल्फेट हो गया। फेरस सल्फेट को आप स्टार लगा लो, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में जिंक सल्फेट
जिंक सल्फेट में हम बात करते हैं, यहाँ पर जिंक सल्फेट आ जाएगा, इसमें सल्फ़र की मात्रा रहेगी आपकी 17.8% रहेगी, और जिंक की मात्रा रहेगी 36.4%। ठीक है। और इसके बाद में यदि हम रॉक फॉस्फेट की बात करें तो रॉक फॉस्फेट में क्या क्या पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट यहाँ पर कैल्शियम की मात्रा 33%, फास्फोरस की मात्रा यहाँ पर 20 से 30%, और यहाँ पर रहेगी सल्फ़र की मात्रा रहेगी 20 से 25%, इसमें सल्फ़र पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। यदि हम बात करें कि द्वितीयक उर्वरक नहीं कह सकते इसको, ठीक है, तो जिप्सम हो गया एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, रॉक फॉस्फेट हो गया, ये सारे के सारे उर्वरक कौन से हो गए आपके यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व या उनमें उपस्थित मात्रा के आधार पर हम यहाँ पर देख सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करें बोरेक्स का छिड़काव हम करते हैं बोरोन की कमी को दूर करने के लिए। बोरेक्स को बोलते हैं सुहागा बोलते हैं। इसके अंदर बोरोन की जो मात्रा होती है, बोरोन की मात्रा होगी 10.6%, इसमें बोरोन की मात्रा होगी। इसे ऐसा कैसा नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इनमें जितनी भी मात्राएं दे रखी है वो सही है बिल्कुल। ठीक है, बोरेक्स सुहागा जो है उसमें इसके अंदर हम आगे बात करते हैं कि जो अगला टॉपिक रहेगा या आपका उर्वरक कंप्लीट हुआ, यहाँ पर उर्वरक कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका जैव उर्वरक। कौन से उर्वरक? जैव उर्वरक। अगला टॉपिक आपका जैव उर्वरक रहेगा। और जैव उर्वरक के बारे में या जैविक खेती के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम जैविक खेती के बारे में बात कर लेते हैं। जैविक खेती किसे कहते हैं? जैव उर्वरक। यहाँ पर सबसे पहले जैव उर्वरक के बारे में देख लेते हैं। जीवों के द्वारा जो उर्वरक बनता है, जैसे आपने सुना होगा कि जो दलहनी कुल की फसलें होती है उसमें उनकी जड़ें होती हैं। क्या होती है? जड़ें होती है। दलहनी कुल की फसलें, उनकी जड़ें होती है, जड़ों में राइजोबियम गांठें पाई जाती है। राइजोबियम गांठें पाई जाती है। और राइजोबियम जो गांठें होती है वो उसमें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं। और जीवाणुओं के द्वारा जो पोषक तत्व उपलब्ध करवाए जाते हैं पौधों को जो पोषक तत्व उपलब्ध करवाए जाते हैं वो उस प्रकार का जो पदार्थ होगा, उस प्रकार की जो संरचना होगी उसे क्या कहेंगे? जैव उर्वरक कहेंगे। क्लियर है? यानी कि जीवों के द्वारा जो उर्वरक बन रहा है, निर्मित हो रहा है और फसलों को या पौधों को प्राप्त हो रहा है तो क्या कहलाएगा? जैव उर्वरक। अब हम जैविक खेती के अंदर चर्चा करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि बेसिक टॉपिक के आधार पर हम जैविक खेती के अंदर हम बात करते हैं तो इसके थोड़े से हिस्ट्री पर चलते हैं। जैविक खेती की हिस्ट्री, यहाँ पर हिस्ट्री पे आते हैं तो हिस्ट्री में देखते हैं कि यदि हम बात करें कि जैविक खेती जो है वो भारत की मूल रूप से जैविक खेती एक भारतीय पद्धति है, ये कह सकते हैं इसके बारे में कि मूल रूप से जैविक खेती क्या है? भारतीय पद्धति है। क्या है? भारतीय पद्धति है। अब कैसे है ये जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे जैविक खेती किसे कहते हैं? मतलब जीवों के द्वारा ही जो की जाने वाली खेती है जिसमें किसी प्रकार के कोई रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता। रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसी खेती क्या कहलाती है? जैविक खेती, जिसमें कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाए, पीड़कनाशी का प्रयोग नहीं किया जाए। सबसे पहले एक ही चीज़ लिख देते हैं, पीड़कनाशी का प्रयोग नहीं किया जाए, शाकनाशी का प्रयोग नहीं किया गया हो, उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया गया हो। यदि इन सब का प्रयोग नहीं किया गया तो ये खेती क्या कहलाएगी? जैविक खेती कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जैविक खेती है। मतलब जीवों के द्वारा ही, जैसे मान लो जीवों से प्राप्त होता है गोबर को हमने खेत में डाला, खेत में जाने के बाद में वो खाद बन गया। खाद को किसने? फसल ने प्राप्त किया। फसल प्राप्त हुई, फसल को जीव खा गए,
क्या खा गए? जीव। और जीवों ने क्या किया? गोबर किया, और गोबर को वापस खेत में, खेत से फसल, फसल से जीव, जीव से गोबर, गोबर, ये इस प्रकार का। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई रसायन का प्रयोग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। और रसायन का प्रयोग नहीं हो रहा है, इस प्रकार की जो खेती होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी जैविक खेती कहलाएगी। क्लियर है? ठीक है। जैविक खेती के अंदर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये क्या है? भारतीय पद्धति है। इसमें यदि हम बात करें कि 1966 और 67 है, इसके पश्चात जैविक खेती यहाँ पर भारत में समाप्त है। इससे पहले जो खेती की जाती थी वो जैविक खेती की जाती थी। कौन सी खेती की जाती थी? जैविक खेती की जाती है। और जैविक खेती के अंदर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जैविक खेती की जाती है। जैविक खेती अभी मैंने आपको बता दिया कि जीवों के द्वारा जो उत्पादित पदार्थ होते हैं उन्हीं का प्रयोग करके हम उत्पादन प्राप्त करते हैं, और फिर उन्हीं का प्रयोग करके फिर से क्या कर देते हैं? अपशिष्ट पदार्थ तैयार करते हैं, और अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं? वापस से खेत में डाल देते हैं। तो इस प्रकार का जो चक्कर चलता है उसे क्या कहते हैं? उसमें किसी प्रकार के कोई रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये जैविक खेती होती है। अब यदि हम बात करें कि यहाँ पर आधुनिक जो जैविक खेती है, कौन सी? आधुनिक। ये तो प्राचीन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आधुनिक जैविक खेती। आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? अल्बर्ट हावर्ड ने 1930 के दशक में, ये दशक बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, दशक बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो दशक में, और कहाँ पर प्रतिपादित हुआ? इंग्लैंड में प्रतिपादित किया गया इस शब्द को। तो अल्बर्ट हावर्ड ने 1930 के दशक में आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है। अब यदि यहाँ पर मैं कुछ शब्दों की बात कर रहा हूँ, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द जो है वो प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया था यहाँ पर? वाल्टर नॉर्थबर्न ने। किसने? वाल्टर नॉर्थबर्न या बोर्न बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो? बोर्न ने। और कब प्रयोग किया? 1940 में ये शब्द प्रयोग किया था, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक थी, और ये प्रयोग जो किया था इन्होंने वो किस में किया था? एक पुस्तक थी, लुक टू दी लैंड। ये पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की। और इस पुस्तक में यहाँ पर आपको सीखने लायक चीज़ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द है वो किसने दिया? वाल्टर नॉर्थबर्न बोर्न ने प्रस्तुत किया, ठीक है। कब प्रस्तुत किया? 1940 के दशक में। कब प्रस्तुत किया? 1940 के दशक में प्रस्तुत किया। और यहाँ पर पुस्तक का नाम क्या है? या फिर ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि लुक टू द लैंड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो उसमें ऑप्शन दिया जा सकता है कि अल्बर्ट हावर्ड ने, या वाल्टर नॉर्थबर्न ने, या फिर यहाँ पर आप कह सकते हो कि रूडोल्फ स्टेनर ने, ठीक है। इस प्रकार से आल कार्लसन कह सकते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत सारे बन सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल आ सकता है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल आएंगे तो उनके आधार पर आपको क्या करना है? आंसर देना है। तो लुक टू दी लैंड, इसका अर्थ होता है कि भूमि की ओर देखो। किसकी ओर देखो? भूमि की ओर। जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा रसायनों का प्रयोग होने लग गया तो उस समय इन्होंने इस ऑर्गेनिक फार्मिंग जो शब्द है या फिर ऑर्गेनिक जैविक खेती है इसकी ओर आकर्षित करने के लिए पुस्तक प्रकाशित की थी इन्होंने, ठीक है। इसके बाद में इसी क्रम में यदि हम बात करें कि जैविक खेती की जो शुरुआत हुई थी, या फिर जैविक खेती की जो शुरुआत हुई, जैविक खेती की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी यूरोप से। कहाँ से हुई? यूरोप। और यूरोप में कब हुई? 1930 में। कब शुरुआत हुई? 1930 में। यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगाकर इसको लिख लेना आप, ठीक है। तो जैविक खेती की शुरुआत कभी कहाँ हुई? यूरोप में, और 1930 में हुई, ठीक है। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आया था,
एक वैज्ञानिक आया था, इसको आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हो, और वो थे दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक। दार्शनिक जो होते हैं वो ऐसे वैज्ञानिक होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी सोच समझ के आधार पर कुछ बातें बताते हैं, ठीक है। और उन्होंने बायोडायनेमिक खेती की परिभाषा दी। बायोडायनेमिक खेती। अब बायोडायनेमिक खेती, और ये जो शब्द दिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बायोडायनेमिक खेती की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? और ये वैज्ञानिक है, ये है हमारे डॉक्टर रूडोल्फ स्टेनर ने बायोडायनेमिक खेती की अवधारणा प्रस्तुत की थी। और ये क्या थे? दार्शनिक थे रे भाई लोगों, ध्यान रखना, ये क्या थे? दार्शनिक थे आपके, ठीक है। इसके बाद में यदि यहाँ पर विचारधारा प्रस्तुत की, बायोडायनेमिक खेती क्या होती है, देखो यहाँ पर मैं समझाता हूँ आप लोगों को बायोडायनेमिक खेती क्या होती है। जैसे मान लो ये आपका खेत है, जैसे पशुओं के सींग आते हैं, अब पशुओं के सींग आते हैं, तो सींग अंदर से क्या होते हैं? खोखले होते हैं। तो सींगों के ऊपर क्या पाया जाता है? खोल पाया जाता है, एक कवच पाया जाता है कठोर सा। तो सींग किस प्रकार के होंगे? इस प्रकार के सींग होंगे। अब मान लो इस प्रकार के सींग है, तो ये लंबे सींग है, अंदर से क्या है? खोखला है। इसमें क्या करेंगे? खाद भर देंगे। क्या भर देंगे? खाद, गोबर की जो खाद आती है वो भर देंगे, खाद भर देंगे। खाद भरने के बाद में हम क्या करते हैं? इसको मृदा की गहराई के अंदर, जैसे मान लो आपकी फसल हो रही है, जैसे 10 से 15 सेंटीमीटर के नीचे इनको गाड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको जो सींग है इनको गाड़ दिया है लगातार ऐसे क्रम में। अब यहाँ से इसमें से पोषक तत्व धीरे धीरे बाहर आते रहते हैं और पौधों को प्राप्त होते रहते हैं। तो इस प्रकार की जो खेती होती है, अब इनको क्या करेंगे? जैसे मान लो इसमें समाप्त होने के बाद में हम इसको बाहर निकालेंगे, वापस से खाली करेंगे, वापस से गोबर भरेंगे इसमें, और गोबर की खाद भरकर इनको दबा देते हैं। तो अच्छे से सड़ते रहते हैं, गलते रहते हैं, और धीरे धीरे पोषक तत्व अवेलेबल होता रहता है। इस प्रकार से हम इसका सिस्टम देखते हैं। तो बायोडायनेमिक खेती क्या होती है? पूर्ण रूप से किसके ऊपर आधारित है? जैविक खेती के ऊपर आधारित है। ये दार्शनिक थे। दार्शनिक ने क्या किया था? बायोडायनेमिक खेती की अवधारणा प्रस्तुत की थी, विचारधारा प्रस्तुत की थी, ठीक है। और ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा आपकी प्रस्तुत की थी इन्होंने 1924 में, 1924 में, ठीक है। 1924 में 1924 में इन्होंने वैज्ञानिक थे डॉक्टर रूडोल्फ स्टेनर, और इन्होंने बायोडायनेमिक खेती की अवधारणा प्रस्तुत की थी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बायोडायनेमिक खेती जो है वो समझ में आ गई होगी, और नहीं आई तो आप कमेंट कर दीजिए हमें, हम दोबारा से इसको आपको डिटेल से समझा देंगे। क्लियर है? वैसे तो मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है इसमें। बायोडायनेमिक खेती क्या होती है? सींगों के अंदर हम खाद भरते हैं, और खाद को भरकर क्या कर देते हैं? फसल के नीचे दबा देते हैं, जो आपकी खेत होता है उसके नीचे दबा देते हैं, ठीक है। और दबाने के बाद में धीरे धीरे इसमें पोषक तत्व आते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे हम बात करें तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा? इसी क्रम में देखेंगे। इसी क्रम में देखते हैं कि आल कार्सन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1963 में, देखो ये भी क्या है? जैविक खेती की एक मतलब संरचना चल रही है, हिस्ट्री में आ रहा है। इन्होंने एक पुस्तक प्रस्तुत की, और पुस्तक का नाम था साइलेंट स्प्रिंग। देखो साइलेंट स्प्रिंग, यहाँ पर ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक कहना चाहती है कि इन्होंने जब रसायनों के प्रयोगों को, मतलब 1963 में इन्होंने देखा कि जिन देशों में, जिन क्षेत्रों में रसायनों का जो प्रयोग हो रहा है, इसके प्रयोग से पौधों और जीवों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही साथ मृदा। साइलेंट का मतलब है चुपचाप, स्प्रिंग का मतलब होता है नुकसान पहुंचाने वाला, या फिर हम कह सकते हैं कि एक सेशन।
साइलेंट सेशन कह सकते हो इसको, कि इसके अंदर ये रसायन जो है पौधों, जीवों और मृदा पर साइलेंट रूप से, मतलब चुपचाप रहते हुए अटैक कर रहे हैं। जैसे मान लो आपको क्या करना है कि आपको मारना है, ठीक है, ऐसा ना हो लेकिन आपको मारना है, तो मारना है तो मैं यदि गोली मारूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और यदि मान लो आपको क्या करना है, मेरे को मारना है, तो मैं धीरे धीरे आपको क्या करूंगा, पॉइजन ऐड करूंगा, आपके जो फूड होगा उसके अंदर ऐड करता रहूँगा। धीरे 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 आपका शरीर कमज़ोर होता रहेगा और आप एक समय आ जाएगा आप मर जाओगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपको धीरे धीरे मारा है, नहीं कि अचानक से। तो ये जो रसायन होते हैं ये भी पौधों और जीवों और मृदा को क्या करते हैं, धीरे धीरे मारते हैं। और आज का युग देख लो आप, कि जैसे हम बात करें यहाँ पर कि जो पंजाब क्षेत्र है तो उसमें कैंसर ट्रेन चल रही है, इसी प्रकार से आजकल देखो बहुत सारे अजीबोगरीब रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो इन रोगों का सारा जिम्मेदार कौन है, यहाँ पर ये रसायन है। क्या पहले इस प्रकार के रोग होते थे? नहीं, इस प्रकार के कोई भी रोग नहीं थे। और इनके जो रसायनों के प्रयोग थे, इन प्रयोगों से ही आज इतने सारे इन जीवों पर इतने दुष्प्रभाव। जैसे पहले के लोग थे तो उनकी आयु कितनी होती थी, औसतन 100 वर्षों से अबाव होती थी। और आज की जो नव पीढ़ी है उसकी आयु कितनी मानी जा रही है, 60 वर्ष मानी जा रही है। ये 40 वर्ष कहाँ गई भाई लोगों, 40 वर्ष कहाँ गई? तो ये 40 वर्ष कौन खा गया? रसायन खा गए। कौन खा गए? रसायन। हमारा जो खान पीन है वो चेंज हो गया है, इस वजह से हमारी आयु कितनी हो गई है, 60 वर्ष हो गई है। तो इन्होंने जो आल कार्सन नामक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 1963 के अंदर जो पुस्तक प्रकाशित की थी, पुस्तक का नाम था साइलेंट स्प्रिंग। और साइलेंट स्प्रिंग में जो बातें बताई गई है वो बताई गई है कि रसायनों के द्वारा पौधों, जीवों और मृदा के ऊपर एक साइलेंट प्रकार का क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है, और इस अटैक को रोकना है हमें। तो इन्होंने पूरा जोर लगाया, और इस पुस्तक के प्रकाशित होने के पश्चात जो वैज्ञानिकों का ध्यान था वो पूरा का पूरा किस ओर गया? भूमि की ओर, मृदा की ओर, भूमि की ओर गया। और उन्होंने इस भूमि में होने वाले रसायनों के ऊपर इनके प्रयोग को नियमित किया, नियंत्रित किया, ठीक है। और इस आधार पर इन्होंने क्या किया, इसको रोकने का प्रयास किया। आज हम जो हमारा देश है या पूरा विश्व है वो जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है, जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से जैविक खेती से हम अच्छी क्या एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जैविक खेती का भोजन खाते रहिए, मौज करते रहिए, ठीक है। और अगली जो क्लास होगी हमारी वो जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगी, और उसमें हम जैविक खेती और जैविक उर्वरकों के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। अगली क्लास में मुलाकात होती है आपकी हमारी, ठीक है। तब तक के लिए बाय।